पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे कबीर और राधा सालों बाद एक दूसरे को पहचान लेते हैं और दोनों सादिक की दुकान पर चाय पीने आते हैं, जहां कबीर उन्हें बताता है कि कैसे बचपन में उसकी मां ने उसे रहीम चचा के हवाले कर दिया और फिर वहां से उसकी जिंदगी कैसे बदली और वो इस जगह से निकलकर एक जर्नलिस्ट बना। उसके बाद राधा किसी आदमी के साथ कार में बैठकर चली जाती है। कबीर ये देखकर चौंक जाता है और साथ ही उसे ये रियलाइज भी होता है कि वो शायद राधा से प्यार करता है। और तब सादिक कबीर से कहता है कि उसकी किस्मत अच्छी है जो वो इस नर्क से निकल पाया और शायद वो असली कमाठीपुरा से वाकिफ ही नहीं है। और तब सादिक कबीर को अगले दिन यहां वापस आने को कहता है। अब आगे सुबह के 5 बजे थे। कुछ ही देर में उजाला होने वाला था और कबीर फाइनली टैक्सी लेके अपने घर जाता है। पूरी रात कमाठीपुरा में घूमने के बाद अगले दिन भी कबीर को नींद नहीं आती। पूरे दिन उसे बस सादिक की वो बात याद आती है। आखिर कौन से कमाठीपुरा दिखाने की बात सादिक कर रहा था उससे। कबीर पूरे दिन यही सोचता है। पर सच ही तो है, वहां से निकलने के बाद कबीर ने कभी वापस मुड़कर वहां नहीं देखा। और देखता भी क्यों, आखिर उसने अपनी जिंदगी अपनी मेहनत के बल पे बनाई थी। हाँ, शायद अगर मां के दिए पैसे नहीं होते और रहीम चाचा उसको सही रास्ता न दिखाते तो वो आज इस मकाम नहीं पहुंच पाता। पर यही तो किस्मत ने कबीर का साथ दिया और पिछली रात उसे रियलाइज नहीं हुआ। उसकी ये सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद राधा को कैसे लगा होगा? क्या राधा के मन में भी तो उस नर्क से निकलकर जिंदगी में कुछ और करने का ख्याल आया होगा? और शायद राधा के अलावा भी ऐसा बहुत कुछ था उस कमाठीपुरा में जिससे कबीर अभी वाकिफ नहीं था। शाम के करीब 7 बजे थे। कबीर एक बार फिर सादिक के पास रहीम चाचा की चाय की टपरी पर पहुंच जाता है। सादिक उसे देखता है और कहता है, अरे कबीर साहब, आप? मुझे लगा नहीं था कि आप आओगे। ये सुनकर कबीर जवाब देता है, सादिक, वो कल रात वाली बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही। ये बात सच है कि मैंने ये जगह बहुत पहले छोड़ दी थी, पर मैं जानना चाहता हूं कि यहां का ऐसा कौन सा पहलू है जिससे मैं वाकिफ नहीं हूं। सादिक ये सुनकर हंसता है और कहता है, साहब, जब आपने कल अपनी कहानी सुनाई उसके बाद राधा को देखकर ये साफ नजर आ रहा था कि वो आपके लिए खुश तो थी पर शायद कहीं एक गुस्सा भी था। और इसलिए उसके जाने के बाद मैंने आपसे वापस आने को कहा। पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पाएंगे। पर अगर आप आ ही गए हैं तो आज मैं आपको कमाठीपुरा का वो चेहरा दिखाऊंगा जो लोग यहां नहीं देखते। ये कहते हुए सादिक इस बार कबीर को गली नंबर 11 के कुछ कमरों में ले गया, जहां कबीर ने इस जगह का वो पहलू भी देखा जो लोग नहीं देखते। साहब, ये रिंकी है। ये करीब 35 साल की होगी। पिछले 12 साल से यहां धंधा करती है। महीना भर पहले इसकी तबीयत अचानक खराब रहने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला ये HIV पॉजिटिव है। पिछले 3 हफ्ते से धंधा नहीं कर पा रही है। अगर कोई NGO मदद के लिए आगे आए तो ठीक, वरना इसकी किस्मत में यहां सड़ के मरना ही लिखा है। थोड़ा और आगे जाने पर सादिक और कबीर एक और पुरानी सी बिल्डिंग में एंटर करते हैं, जो बाहर से देखने में एकदम पुरानी सी दिखती है, पर अंदर का नजारा कुछ और होता है। हल्की डिम लाइट्स, वाइट इंटीरियर्स। यहां सादिक कबीर को कुछ बहुत यंग लड़कियों से मिलाता है, जिनकी उम्र का अंदाजा उनके चेहरे की मासूमियत से लगाया जा सकता है। सादिक कबीर को बताता है कि इनमें से एक भी लड़की शायद 23 से ऊपर की नहीं होगी और जिस उम्र में इन्हें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, ये रोज रात यहां अपने जिस्म को बेच के थोड़े पैसे कमा लेती हैं। कोई यहां अपनी मर्जी से काम करती हैं ताकि इनके घर चल सके,
तो किसी को धोखे से यहां लाया जाता है। पर क्या होगा इनका जब इनके पास नुमाइश करने के लिए ये खूबसूरती नहीं रहेगी। कबीर ये सब चुपचाप देख रहा है और कुछ सोच रहा है। तभी सादिक उसे और आगे ले जाता है, जहां गंदी सी स्मेल से कबीर अपने चेहरे पे रुमाल रख लेता है सादिक और उसे वहीं रुकने को कहता है। ये देखो साहब, कल रात की बारिश के बाद ये गटर ओवरफ्लो हो रहा था और ये गंदे नाले का पानी इन लड़कियों के कमरे में जा चुका था। ये उसी की बदबू है साहब, और इसी की बदबू और गंदगी में ये अपना खाना भी बनाएंगी और खाकर यहीं सो जाएंगी, क्योंकि आज इस बदबू में कोई कस्टमर इनके कमरे तक नहीं आएगा और कल इनके खाने का भी ठिकाना नहीं रहेगा। साहब, यहां इनकी जिंदगी बहुत सस्ते में बिकती है। कबीर ये सब देख के थोड़ा सा सहम जाता है और तब सादिक उससे कहता है, साहब, कमाटीपुरा के बारे में सबकी अपनी अपनी एक सोच होती है। जवानी में लड़के यहां मजे के लिए आते हैं, कोई अपने दोस्तों के साथ अपना पहला समय बिताने यहां आता है, तो कोई अकेला शर्माता हुआ सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी के लिए आता है। कई शादीशुदा मर्द भी यहां आते हैं, कितनों के घर भी बर्बाद हुए हैं यहां। सब पैसों के बदले यहां से कुछ लेके ही जाते हैं, पर यहां कोई किसी को कुछ देकर नहीं जाता। बस धंधा है, चला जा रहा है। कमाने वाले कमा रहे हैं और जो धंधा चला रहे हैं उनके किस्मत में है बीमारी, दर्द और शायद खाने के लिए थोड़े पैसे। न कोई फिक्र करने वाला, न कोई प्यार करने वाला। एक मेरे मरहूम दादा थे, वो भी चले गए और उनके बारे में भी मुझे आपसे पता चला। शायद वो जमाना दूसरा था, पर हां, जो नहीं बदला वो है उस नुक्कड़ पर खेलते बच्चे जो आज भी अपनी मां के दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहे हैं। और हां साहब, वो राधा है ना, पहले उसकी मां कमरा नंबर 9 में रहती थी, अब वो भी उसी के कमरे में है। ये सुनकर कबीर के कान खड़े हो जाते हैं। वो वहां से उठता है और उस चाल की तरफ बढ़ता है। इधर सादिक उसे देख के कहता है, आपकी आंखों में राधा के लिए वो फिक्र और वो प्यार है साहब। जाओ, अगर किसी एक को भी इस दलदल से निकाल सकते हो तो निकाल लो। कबीर चाल में पहुंचकर कमरा नंबर 9 का दरवाजा नॉक करता है। अंदर से राधा दरवाजा खोलती है और कबीर को देखकर थोड़ी मायूस हो जाती है। शायद वो किसी और का इंतजार कर रही थी। उसे देखकर राधा उससे पूछती है, कबीर, क्या तू भी यहां? अरे नहीं राधा, मैं तो तुझे मिलने आया हूं। कल अच्छे से तुझसे बात भी नहीं हो पाई, मैं बस अपनी सुनाता चला गया। कबीर राधा से कहता है, हां तो अभी क्या तू मुझसे बात करने आया है? क्या बात करेगा? क्या जानना चाहता है? मैं कैसी हूं देख ले, वही उसी कमरे में हूं। राधा कबीर से बहुत रूडली बात करती है, पर कबीर पर इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कबीर ये सब इग्नोर करता है और राधा के पास आकर उसे कुछ कहने की कोशिश करता है। तभी दरवाजे से फिर से कोई नॉक करता है। राधा कबीर को देखती है, देख कबीर, अभी धंधे का टाइम है, तू यहां से निकल जा। मैं जानती हूं तू क्या कहना चाहता है, पर फिलहाल जा यहां से। कबीर को मजबूरन उस कमरे से बाहर निकलना पड़ता है, न चाहते हुए भी, और इस बार भी उसके साथ वही होता है जो बचपन में हुआ करता था। किस्मत से वो कमाटीपुरा से निकल तो गया था, पर वही किस्मत आज फिर उसे इस जगह एक कमरे के बाहर खड़ा कर देती है। बचपन में उस जगह उसकी मां थी और आज उस जगह वो लड़की है जिसे वो चाहता है, पर आज भी उसके बस में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है।